हेलो क्लास 12। हम अब हिंदी के पाठ्यपुस्तक से के गद्य खंड से निंदा रस हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित पाठ पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, लेकिन साहित्य सृजन में बाधा का अनुभव करने पर इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। इन्होंने प्रकाशक एवं संपादक के तौर पर जबलपुर में से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन किया और प्रकाशन किया, जो बाद में आर्थिक कारणों से बंद हो गई। हरिशंकर परसाई की जी साप्ताहिक, हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे। 10 अगस्त 1995 को यह यशस्वी साहित्यकार परलोकवासी हो गए। साहित्यिक समय व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार करने वाले व्यंग्य प्रधान निबंधों के लेखन में अग्रणी शब्द और उसके भाव के पारखी परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। वर्षों तक आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी ये वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन करते रहे। पाठकों के लिए हरिशंकर परसाई एक जाने माने और लोकप्रिय लेखक थे। परसाई जी ने अनेक विषयों पर रचनाएं लिखी। इनकी रचनाएं देश की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि सभी विधाओं में लेखन कार्य किया। परसाई जी की रचनाओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। भाषा शैली परसाई जी ने क्लिष्ट व गंभीर भाषा की अपेक्षा व्यावहारिक अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया, जिसके कारण इनकी भाषा में सहजता, सरलता व प्रवाहमयता का गुण दिखाई देता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है, जिससे रचना में रोचकता का पुट आ गया है। इस रोचकता को बनाने के लिए परसाई जी ने उर्दू व अंग्रेजी भाषा के शब्दों का, कहावतों एवं मुहावरों का बेहद सहजता के साथ प्रयोग किया है, जिसने इनके कथ्य की प्रभावशीलता को दोगुना कर दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्यतः व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया और उसके माध्यम से समाज की विभिन्न कुरीतियों पर करारे व्यंग्य किए। हिंदी साहित्य में स्थान हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित व्यंग्य लेखक थे। मौलिक एवं अर्थपूर्ण व्यंग्यों की रचना में परसाई जी सिद्धहस्त थे। हास्य एवं व्यंग्य प्रधान
निबंधों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य के एक विशिष्ट अभाव की पूर्ति की। इनके व्यंग्यों में समाज एवं व्यक्ति की कमजोरियों पर तीखा प्रहार मिलता है। आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरशंकर परसाई जी ने निंदा रस निबंध में निंदा की प्रवृत्ति का सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। निंदक विभिन्न मनोवृत्तियों वाले होते हैं। कुछ अकारण निंदा करते हैं, कुछ इस कार्य में रस प्राप्त करते हैं, कुछ बिना किसी वैर भाव के पवित्र भाव से दूसरों की निंदा करते हैं। परसाई जी कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेषजन्य हीनता के कारण दूसरों की बुराई करते हैं। अकर्मण्य व्यक्ति दूसरों की निंदा करके अपने अहम को संतुष्ट करता है। यहाँ निबंधकार ने पर निंदा से आनंद लेने के मानवीय स्वभाव पर तीखा व्यंग्य किया है। निंदा रस कई महीने बाद आए। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुड़े और अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूँ। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। लेखक से मिलने उनका मित्र क उनके घर आता है, जिसकी तुलना वह धृतराष्ट्र से करते हुए कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हुए निंदा करते हैं। उन्हें जब कभी भी मौका मिलता है वे बाहरी रूप से स्नेह दिखाते हुए अंधे धृतराष्ट्र की भांति प्राणघातक प्रहार अर्थात निंदा करना आरंभ कर देते हैं। ऐसे निंदकों से सदैव सतर्क रहना चाहिए और जब भी उनसे मिले तो संवेदनाओं को हृदय से निकालकर केवल पुतले रूपी शरीर से ही मिलना चाहिए। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। हम अलग खड़े खड़े देखते रहते हैं कि क से क्या मैं गले मिला। क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया। हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क अपने ससुराल से आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस घटना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह कटीली देह जो उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने भीम को स्नेहवश नहीं बल्कि अपनी वज्र जैसी देह से चूर चूर कर डालने के लिए ही गले लगाने का आमंत्रण दिया था। परंतु इस छल को जानने वाले श्री कृष्ण ने भीम के स्थान पर भीम के लोहे का पुतला उनकी भुजाओं में भरवा दिया था। अतः हृदय में कपट रखते हुए लपक कर मिलना वास्तव में धृतराष्ट्रीय मिलन ही कहा जाएगा। और ऐसी स्थिति में हर बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे धृतराष्ट्र की बाहों में स्वयं को नहीं बल्कि अपने पुतले को ही देना चाहेगा। यही होता भी है। हम उनसे मिलते तो हैं पर हमारी ओर से तो हमारी औपचारिकता प्रकट की जाती है।
लेखक भी क नामक धृतराष्ट्रीय प्रकृति के सज्जन से मिला तो अवश्य, पर वह मिलन हार्दिक नहीं, केवल कृत्रिम और औपचारिक था। न उस व्यक्ति ने लेखक को कलेजे से लगाया, बल्कि लगाने का अभिनय किया था, और न लेखक ने ही मिलते समय उसे अपनी सच्ची भावना दी। केवल पुतलों का मिलन था यह, क्योंकि लेखक को यह पता था कि क वास्तव में उनका घोर निंदक है, किंतु इस समय उसे केवल मूर्ख बनाने के लिए उसे कलेजे से लगाना चाहते हैं। फिर भला उसे तन मन से कैसे मिला जा सकता है? इसलिए लेखक ने केवल तन से तन को मिलाया। मन न उधर था न इधर। स्नेह रहित और क्षोभ भरी देह उस धृतराष्ट्र की बाहों में पहुंच गई। वह भले ही मन में समझता रहा हो कि मैंने इसे क्या मूर्ख बनाया। अगर कहीं हृदय की भावनाएं शरीर से प्रकट हो सकती हैं, तो उस क नामक कपटी को ऐसा ही प्रतीत होता कि लेखक के शरीर को नहीं, बल्कि किसी कांटों भरे नागफनी के पौधे को गले लगा रहा है। परंतु मनुष्य अंतर्यामी नहीं होते, और लेखक का ये मत भी है कि जब हम ऐसे धृतराष्ट्रीय स्वभाव वाले व्यक्तियों से पाला पड़े, तो हमें उनके हाथों में अपना हृदय नहीं, मन नहीं, बल्कि केवल औपचारिकता का पुतला ही देना चाहिए। पर वह मेरा दोस्त जो है अभिनय में पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के साथ सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्तवाड़ी बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बम्बई जा रहे हैं तो उनसे पूछे तो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। कभी बड़ा निर्दोष, सहज, स्वाभाविक मिथ्यावादी है। लेखक कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों का स्वभाव ही बिना किसी उद्देश्य के झूठ बोलना होता है। झूठ उनके मुख से बिना प्रयास किए सहज भाव से निकल जाता है, क्योंकि उनका कोई प्रयोजन नहीं होता झूठ बोलने का, लेकिन वो ऐसे ही उनका नेचर ही रहता है झूठ बोलना, तो झूठ बोलते रहते हैं। लेखक के जो मित्र हैं वह भी इसी प्रवृत्ति के हैं। अपनी झूठ बोलने व निंदा करने की प्रवृत्ति के कारण वह लेखक से मिलते ही दूसरों की निंदा प्रारंभ कर देते हैं। उनके वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने ग की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य हैं, वे सब ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची थी कि मैं यह सोचकर काँप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। और वो जो लेखक के मित्र थे, वो लेखक से मिलते ही जो ग व्यक्ति की निंदा प्रारंभ कर देता है, उसके कथनों को सुनकर लेखक जो है अचंभित हो जाते हैं और उसके द्वारा स्वयं की गई निंदा के बारे में सोचने लगते हैं। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में वह धाराशायी करके आगे बढ़ लेता। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूँ। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला, जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है।
वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर। योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। लेखक जो है अपने निंदक मित्र क के बारे में कहते हैं कि मेरा यह जो मित्र है वह बड़ा ही विचित्र और रोचक है। उसके पास दूसरों की निंदा करने के लिए दोषों की एक बहुत बड़ी व्यवस्थित सूची होती है। वह व्यक्ति की स्थिति और स्तर के अनुरूप उस सूची में से दोषों को काट छाँट कर उस व्यक्ति की ऐसी निंदा करता है कि सुनने वाले की दृष्टि में वह संसार का सबसे बुरा व्यक्ति होता है। लेखक ने भी सोचा कि जब उसका यह मित्र सभी परिचितों की निंदा करके उन्हें निम्न कोटि का सिद्ध कर ही रहा है तो क्यों न अवसर का लाभ उठाकर मैं भी अपने विरोधियों की दुर्गति उसके द्वारा करा ही लूँ। यह सोचकर लेखक अपने एक एक विरोधी का नाम मित्र के सामने लेते रहे और वह मित्र जो है अपनी निंदा की तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उनकी मान प्रतिष्ठा को तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ता रहा। वह इस कार्य को इतनी कुशलता से करता था मानो कोई लकड़ी चीरने की आरा मशीन हो और कोई मजदूर उसके नीचे लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जा रहा हो। और ठीक मजदूर की तरह लेखक अपने एक एक विरोधी का नाम निंदक मित्र के सामने एक एक करके खिसकाते गए और वो निंदक जो है आरा मशीन की भांति बिना किसी भेदभाव के अपनी निंदा की धार से उन्हें काटता चला गया। इस समय लेखक को जो आनंद और सुख प्राप्त हुआ उसकी तुलना करते हुए वह कहते हैं जिस प्रकार से अपने शत्रुओं को एक एक करके युद्ध क्षेत्र में कटकर गिरते हुए देखकर किसी योद्धा को जो सुख प्राप्त होता है वैसा ही आनंद लेखक को अपने विरोधियों की दुर्गति को देखकर हुआ। मेरे मन में गत रात्रि को उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का एक ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। लेखक कहते हैं कि जब मेरा निंदक मित्र अपने परिचितों की निंदा करता रहा तब तक मुझे उसका व्यवहार उचित नहीं लगा, लेकिन जब उसने मेरे विरोधियों की निंदा करनी प्रारंभ की तब उसके प्रति मैं विनम्र हो गया, क्योंकि दोनों की भावनाएं समान हो गई और स्वाभाविक भेदभाव भी समाप्त हो गया। क्योंकि इस प्रकार के भेद दोष रूपी अंधकार में दिखाई नहीं देते और स्वच्छ आचरण रूपी दिन में स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा की वैचारिक समानता के कारण व्यक्तियों के मन शांत संतुष्ट हो ही जाते हैं। यदि 2 निंदकों में विचार की भिन्नता भी है तो भी वे मिलकर तीसरे की निंदा करते हैं तो बुद्धिमानी का परिचय देते हैं।